जड़ियशपुर नाम का एक सुंदर राज्य था। उस राज्य में राजा हर्षवर्धन राज करते थे। राजा बहुत ही दयालु, करुणामय और प्रजाजनों के हित चिंतक थे। प्रजा उनसे अत्यंत प्रसन्न रहती थी। किंतु राज दरबार के भीतर राजा के हृदय में एक गहरी पीड़ा थी। राजा के दो पुत्र विक्रम और आदित्य, जो कि अत्यंत आलसी, अत्यंत उद्दंड, अत्यंत मूर्ख और लोगों को परेशान करने में आनंद राजा सिंहासन पर उदास बैठे हैं। हे मंत्री, ये दोनों पुत्र मेरे जीवन की सबसे बड़ी चिंता बन चुके हैं। महाराज, यदि ये दोनों ऐसे ही रहें तो आपके जाने के बाद राज्य तुरंत नष्ट हो जाएगा। अतः इनका कुछ उपचार करना आवश्यक है। हे मंत्री, तुम ही कोई उपाय निकालो, मुझसे कुछ विचार नहीं सूझ रहा। तभी मंत्री चतुरानंद ने कुछ क्षण गहरी चिंता में आंखें मूंद ली। कुछ देर तक वह अपने दाढ़ी पर हाथ फेरते रहे, फिर अचानक उनकी आंखों में चमक आ गई। ठीक है महाराज, अब समय आ गया है कि राजकुमारों की बुद्धि की परीक्षा ली जाए। देखा जाए कि कौन वास्तव में योग्य है और कौन केवल शाही ठाठ बाट का सहारा लेता है। राजा आश्चर्य से थोड़ा आगे झुककर बोले, किंतु मंत्री, ये परीक्षा कैसे होगी? मैंने तो कभी ऐसा कोई उपाय नहीं सुना। महाराज, आप बस निश्चिंत होकर देखते रहिए। मेरे पास ऐसा उपाय है जिसमें न तलवार लगेगी न युद्ध होगा, पर दोनों राजकुमारों की अक्ल का पूरा पूरा हाल सामने आ जाएगा। अच्छा, इतना अद्भुत उपाय? हाँ महाराज, अब शुरू होगी बुद्धि और समझदारी की असली परीक्षा। अब पता चलेगा कि जड़ीशपुर का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित रहेगा। मंत्री चतुरानंद ने राजा की अनुमति लेकर तुरंत दरबार लगवाया। घोषणा करा दी गई कि दोनों राजकुमार और सभी सभासद तुरंत उपस्थित हों। दरबार सजाया गया। राजा हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठ गए। कुछ ही देर में आलस भरे कदमों से विक्रम और आदित्य भी भीतर आ गए। मंत्री चतुरानंद खड़े होकर बोले, राजकुमारों, आज से आपकी बुद्धि, व्यवहार और जिम्मेदारी की परीक्षाएं शुरू होंगी। इन परीक्षाओं से ही तय होगा कि भविष्य में जड़ीशपुर का राजा कौन बनेगा। इतना कहकर मंत्री ने अपनी मूछें ताव दी। दरबार में सन्नाटा छा गया, पर दोनों राजकुमार अभी भी बेपरवाह मुस्कुराते खड़े थे। मंत्री चतुरानंद दोनों राजकुमारों के सामने दो कच्चे घड़े रख देते हैं। राजकुमारों, बताइए, इन दो घड़ों में से कौन सा घड़ा पानी भरने के योग्य है? विक्रम ने पहले घड़े को उठाया, उसे उलट पुलट कर देखा, फिर अचानक उसे कान से लगा लिया, जैसे कोई रहस्य सुन रहा हो। विक्रम ने बोला, मंत्री जी, इसके भीतर ढन-ढन की आवाज गूंज रही है। इसका मतलब इसमें भूत रहता है। अगर हमने इसमें पानी भरा तो आधी रात को ये हमें पकड़ लेगा। पूरे दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कुछ तो हंसी रोकते रोकते लोटने ही वाले थे। उधर आदित्य ने दूसरा घड़ा उठाया। वो एक पल उसे देखता रहा, फिर अचानक पूरा दरबार चौंक गया। घड़ा जमीन पर पटक दिया गया। अरे राजकुमार, आपने घड़ा क्यों फोड़ा? लगता है राजकुमार बहुत होशियार है। घड़ा फूटने पर ही तो पता चलेगा कि घड़ा पानी के योग्य है या नहीं। ये तो राजकुमार स्वयं ही बताएंगे। हाँ राजकुमार, आपने ये घड़ा क्यों फोड़ा? देखिए मंत्री जी, ये तो आवाज कर रहा है। इसका मतलब ये गाना गा सकता है। अरे राजकुमारों, ये परीक्षा थी, भूत बंगलों की तालीम नहीं। घड़ा जो मजबूत हो वही पानी के योग्य होता है। पूरा दरबार ठहाकों से भर गया। और मंत्री अगली परीक्षा के लिए दोनों राजकुमारों को महल से बाहर लेकर आए। महल के बाहर बड़ा सा मैदान था, जहां सैनिक सीधी पंक्ति में खड़े थे, सेवक आपस में फुसफुसा रहे थे और नगर के लोग उत्सुकता से आगे झांक रहे थे। सबके मन में एक ही सवाल था, देखें इस बार राजकुमार क्या नया तमाशा दिखाएंगे। राजकुमारों, जो अपनी परछाई सबसे पहले पकड़ लेगा वही अधिक बुद्धिमान माना जाएगा। ये सुनते ही दोनों राजकुमारों की आंखें चमक उठी।
विक्रम तुरंत अपनी परछाई के पीछे भागने लगा। कभी दाएं उछलता, कभी बाएं, कभी पैरों से उसे दबाने की कोशिश करता, तो कभी हाथ फैलाकर छलांग मारता। रुक जा रे, भाग कहाँ रही है? मैं तुझे पकड़ कर ही दम लूंगा। पूरी भीड़ ठहाकों से भर गई। उधर आदित्य और भी करिश्माई हरकत पर उतर आया। वो अचानक जमीन पर पेट के बल लेट गया और अपनी परछाई पर दोनों हाथ रखकर दबाने लगा। मंत्री जी देखिए, अब ये परछाई हिल भी नहीं रही। मैंने इसे पकड़ लिया, यदि चाहे तो इसे मैं बांध भी दूं। राजकुमार हो, परछाई पकड़ने से बुद्धि नहीं बढ़ती। ये तो केवल धूप में बेवकूफी करने की कला आती है। परछाई कभी पकड़ी नहीं जाती। समझदार उसे देखकर दिशा पहचानता है और नासमझ उसके पीछे भागता ही रहता है। राजा हरिश्वर्धन भी हंसते हुए बोले, लगता है मंत्री जी अगली परीक्षाएं और कठिन रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये दोनों तो परछाई से भी हल्के दिमाग के निकले। दोनों राजकुमार अपने कमरे में बैठे हुए थे कि तभी मंत्री चतुरानंद वहां पहुंचे और अगली परीक्षा के बारे में बोले। राजकुमारों, तैयारी कर लीजिए। अब अगली परीक्षा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। राजकुमारों, अब ऐसी चीज लाकर दिखाओ जिसका वजन हर पल बदल जाता हो, कभी भारी कभी हल्की, जिसे कोई तराजू ठीक से नाप ना सके। और बस इतना बोलते ही मंत्री चतुरानंद वहां से चले गए। मंत्री के जाते ही विक्रम ने कहा, अब फिर कौन सी मुसीबत आने वाली है? भैया, ये मंत्री ने तो हमारी नाक में दम कर दिया है। सच में आदित्य, अब तो लगता है मंत्री जी हमें राजकुमार कम और परी कथा के मसखरे ज्यादा समझने लगे हैं। हर बार कोई अजीब सी परीक्षा दे देते हैं। कभी घड़ा पकड़ो, कभी परछाई पकड़ो, कभी नहीं तौली जाने वाली चीज लाओ। मुझे तो डर है कहीं अगली बार उड़ने की परीक्षा ना ले लें और हमें छत पर चढ़ाकर कूद जाने को ना कह दे। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं महल की खिड़की से ही भाग जाऊंगा। विक्रम, तुमने क्या लाया है? जैसा कि मैंने पहले स्पष्ट कहा था, तुम्हें ऐसी वस्तु लानी थी जिसका वजन हर पल बदलता रहता है। अब पूरा दरबार उत्सुकता से तुम्हारी ओर देख रहा है। सब जानना चाहते हैं कि राजकुमार विक्रम अपनी बुद्धि से इस परीक्षा में क्या लेकर आए हैं। तो बताओ, तुम कौन सी विलक्षण वस्तु लेकर उपस्थित हुए हो? मैं तो ऐसी चीज लेकर आया हूं जिसे देखकर आप सब खुश ही नहीं हैरान भी हो जाएंगे। ये ऐसी अनोखी वस्तु है कि तराजू पर रखते ही इसका वजन बदलता रहेगा, कभी हल्की कभी भारी, कभी तो इतनी हल्की हो जाएगी कि तराजू खुद पूछेगा, राजकुमार जी इसमें रखा क्या है, हवा? और कभी इतनी भारी लगने लगेगी कि तराजू कांपने लगेगा। अरे भाई, इतना बोझ मत डालो, मेरी जान निकल जाएगी। पूरा दरबार उत्सुकता और हंसी से भर गया। राजा ने उत्सुकता से पूछा, अरे विक्रम, बोलो भी, क्या लाए हो? तुम्हारी बातें सुनकर तो लगता है तराजू नहीं, हम ही पहले बेहोश हो जाएंगे। कहीं ऐसी चीज तो नहीं लाए कि उसे रखकर तराजू उल्टा लटक जाए? हाँ राजकुमार विक्रम, बताइए आप कौन सी चीज लाए हैं? तभी तो पता चलेगा कि आप वास्तव में कितने होशियार हैं। और विक्रम जैसे ही डब्बा खोलता है, अंदर से भौं भौं की धीमी आवाज निकलती है। पूरा दरबार पहले चौंकता है तो हंसने लगता है। विक्रम मुस्कुराकर गर्व से बोला, महाराज, यही है वो वस्तु, छोटा सा पिल्ला। इसका वजन हर पल बदलता रहता है, कभी बैठ जाए तो हल्का, उछलने लगे तो भारी, और अगर खुश हो जाए तो इतना हिलता डुलता है कि तराजू खुद ही कांपने लगता है। अद्भुत विक्रम, तुमसे यही उम्मीद थी। सच कहूं तो जैसे तुम्हारी बुद्धि कभी हल्की भारी होती रहती है, वैसे ही तुम्हारी वस्तु भी निकली। अरे भाई, हम सोच रहे थे तुम कोई अनोखा खजाना लाओगे, पर तुम तो ऐसा पिल्ला ले आए हो जो अभी तराजू नहीं तौलेगा बल्कि पूरे महल को ही दौड़ाएगा। मंत्री चतुरानंद मुस्कुराकर बोले, राजकुमार विक्रम, अगर परीक्षा सबसे चंचल वस्तु की होती तो तुम तो निश्चित रूप से विजेता होते। अरे लो भाई, अब तो ये पिल्ला महल से ही भाग गया। अब इसका वजन रहा ही नहीं, क्योंकि जिसे पकड़ ही न सके उसका वजन तौलेंगे कैसे? मंत्री चतुरानंद ने आदित्य की ओर देखते हुए कहा, और राजकुमार आदित्य, तुमने क्या लाया है? आशा करता हूं कहीं तुम कोई बिल्ली बिल्ली तो नहीं उठा लाए,
क्योंकि एक पिल्ले ने ही पूरे महल को सिर पर उठा लिया। अगर बिल्ली आ गई तो महल में युद्ध ही छिड़ जाएगा। आदित्य ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा। मंत्री जी, मैं ये पुस्तक लेकर आया हूँ। अगर इसमें खुशियों वाली कहानियाँ पढ़ेंगे तो मन हल्का हो जाएगा, और अगर दुख भरी कहानियाँ पढ़ेंगे तो मन भारी हो जाएगा। यानी इसका वजन हमारे मन के अनुसार बदलता रहता है। राजा परेशान होकर बोले, अरे आदित्य, तुम दोनों भाई सच में मेरे प्राण निकाल कर ही मानोगे क्या? एक खोया हुआ पिल्ला लेकर आता है और दूसरा ऐसी जादुई किताब जिससे सिर्फ सिरदर्द मिल रहा है। वाह राजकुमार आदित्य, तुम्हारा उत्तर सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। मन सच में ऐसी वस्तु है जिसका भार हर पल बदलता रिलेट्स है। कभी खुशी से हल्का तो कभी दुख से भारी। साधु महाराज ने चारों ओर देखा और बोले, ठीक है, अब मैं तुम दोनों राजकुमारों से केवल एक प्रश्न पूछूंगा। इसी प्रश्न के उत्तर पर ही तय होगा कि भविष्य में इस राज्य का योग्य राजा कौन बनेगा। जो इस प्रश्न का भाव समझ गया वही असली उत्तराधिकारी कहलाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें थम गईं। राजकुमार विक्रम और आदित्य भी एक दूसरे को देखने लगे। अब कौन सा सवाल होगा? साधु फिर बोले, जो इस प्रश्न का उत्तर देगा वही राज सिंहासन के योग्य माना जाएगा। पूरा दरबार प्रतीक्षा में जम गया। राजा ने गहरी सांस ली, दोनों राजकुमारों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, साधु महाराज, अब आप ही इनकी परीक्षा ले लीजिए। शायद कुछ तो इन्हें आता हो। राजकुमारों, मेरा प्रश्न बहुत सरल है, पर उत्तर जितना सरल दिखता है उतना है नहीं। साधु महाराज, आप तो बस एक बार प्रश्न बोलकर देखिए। आपके पूरा कहने से पहले ही मैं उत्तर बता दूंगा। तो बताओ राजकुमारों, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो वह उतनी ही बढ़ती जाती है? विक्रम सीना तानकर मुस्कुराते हुए, साधु महाराज, ये तो बहुत आसान है। ऐसी चीज जिसे जितना बांटो उतनी ही बढ़ती जाती है, वो है मेरी अक्ल। मैं रोज थोड़ी थोड़ी सबको बांट देता हूँ, फिर भी कम होने का नाम ही नहीं लेती। वाह मेरे पुत्र वाह, तुम दोनों तो सच में अद्भुत नमूने हो। हर उत्तर पहले से ज्यादा विचित्र और पहले से ज्यादा मजेदार। आदित्य एकदम चुप पड़ गया। मुंह खुला पर आवाज बिल्कुल नहीं निकली। वो इधर उधर देखने लगा और इस तरह आदित्य की चुप्पी के साथ ही उस दिन का दरबार यहीं समाप्त हो गया। राजा हरिश्वर्धन भारी मन से मंत्री चतुरानंद के साथ महल के आंगन में टहल रहे थे। शाम की हल्की हवा चल रही थी, पर राजा के मन का बोझ कम होने का नाम नहीं ले रहा था। चतुरानंद, क्या कभी ये दोनों सुधरेंगे भी? आज तो साधारण सा उत्तर भी न दे पाए। मंत्री चतुरानंद कुछ बोलते, तभी सामने पगडंडी पर उसी दरबार के साधु महाराज धीरे धीरे चलते दिखाई पड़े। राजा ने तुरंत उन्हें पहचान लिया और रुक गए। अरे साधु महाराज, आप यहाँ? महाराज, मैं तो स्वयं आपकी ही खोज में था, क्योंकि आज दरबार में जो हुआ वह किसी कारण से हुआ है। हे साधु महाराज, क्या कोई उपाय है जिससे मेरे इन दोनों पुत्रों को थोड़ा बहुत ज्ञान मिल सके, ताकि भविष्य में वे इस राज्य की सेवा कर सकें? मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है कि मेरे बाद राज सिंहासन किसके हाथ में जाएगा। राजा की आंखों में सच्चा दुख और चिंता साफ झलक रही थी। महाराज, गलती उन दोनों राजकुमारों की नहीं है, गलती आपकी है। मेरी गलती? मैंने तो हमेशा उन्हें प्रेम दिया, सुख दिया, जो चाहिए था सब दिया, फिर मेरी क्या भूल? यही तो भूल है महाराज। आपने उन्हें सब दिया पर कर्तव्य नहीं दिया, उन्हें आराम दिया पर जिम्मेदारी नहीं दी, उनकी हर शरारत पर हंस दिए पर कभी रोका नहीं। जहां डांट जरूरी थी वहां आपने दुलार दे दिया। बीज जैसे बोए जाए पेड़ वैसा ही बनता है महाराज। साधु के शब्द सुनकर राजा चुप रह गए। साधु महाराज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
मैंने सच में अपने पुत्रों को सारा सुख दिया पर अनुशासन नहीं दिया। उन्हें हर सुविधा दी पर कभी यह नहीं सिखाया कि राजकुमार होना जिम्मेदारी भी है। आज मुझे समझ आया कि मेरी ही ढील ने उन्हें ऐसा बनाया। महाराज, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता। परंतु चिंता मत कीजिए, उन्हें दोबारा सीखा तो जरूर जा सकता है। मनुष्य चाहे कितना भी भटके, ज्ञान का मार्ग उसके लिए हमेशा खुला रहता है। राजकुमार अभी युवा हैं, उनमें समझ विकसित हो सकती है। बस उन्हें सही दिशा, सही उदाहरण और थोड़ी कठोर शिक्षा देनी होगी। साधु के शब्दों में आशा भी थी और समाधान भी। साधु महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजकुमारों की बुद्धि को नए सिरे से तराशना ही होगा। मैंने तो पहले ही महाराज को कहा था कि इन दोनों को कुछ कठोर परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। अब लगता है समय सच में आ गया है। राजकुमारों को योग्य बनाकर ही छोड़ेंगे। महाराज, सोचिए जरा, अब तक परीक्षाएं राजकुमारों की कभी हुई ही नहीं। परीक्षा तो वास्तव में आपकी हो रही थी। भला हो आपके मंत्री चतुरानंद का, इन्होंने ही मुझे पहले से सब बता दिया था। राजकुमारों की आदतें, उनकी शरारतें, उनकी आलस भरी दिनचर्या, सब कुछ। इसीलिए तो मैं दरबार में आया और उसी हिसाब से आप सबकी परीक्षा ली। राजा हरिश्वर्धन ने गहरी सांस लेकर मंत्री चतुरानंद की ओर स्नेह और समझ से देखा। फिर धीरे से बोले, धन्यवाद मंत्री चतुरानंद। अब मुझे समझ आ गया कि आखिर तुमने यह सब क्यों किया। तुम्हारी कठोर परीक्षाएं, तुम्हारी चालाकी भरी योजनाएं और राजकुमारों की कमियां उजागर करना, यह सब राज्य की भलाई के लिए था। तुमने मेरे पुत्रों को नहीं बल्कि मुझे आईना दिखाया है। अब मैं समझ गया हूँ कि सच्चा मंत्री वही होता है जो राजा की खुशामद नहीं बल्कि उसके राज्य का हित देखता है। राजा की आंखों में कृतज्ञता थी और मंत्री चतुरानंद विनम्र होकर झुक गए।